So, a very good morning, everyone. And I am here once again with you for the remaining MCQs on GST CMA Inter यानी Intermediate December 2020 अटेम्प्ट। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस साहब गलत हैं उनको अमेंड करते जा रहे हैं, उनमें करेक्शंस करते जा रहे हैं। और कहाँ तक हमने लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, डायग्राम जहां बनाना था साहब डायग्राम के साथ कितने क्वेश्चंस कहां तक कंप्लीट कर लिया हमने 100 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, पिछले पार्ट के अंदर तो 3 पार्ट अपन ने लिए बेटा और अपन ने 100 एमसीक्यूज यहां पर कवर करे। और अब आज हम 101st एमसीक्यू से बेटा शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, हाँ सर, चले आगे। चलो सर, चैनल सब्सक्राइब करा कि नहीं करा, पहले बताओ। चैनल सब्सक्राइब करा कि नहीं करा। बहुत सारे जीएसटी के लेक्चर्स, क्वेश्चन सॉल्विंग, अभी तो बेटा ये अपन एमसीक्यूज कर रहे हैं, अब मैं इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहां पर आपके कराऊंगा। सीए और सीएस वाले बच्चों के लिए मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यानी उनकी जो रिवीजन टेस्ट पेपर से वो सॉल्व वहां पर मैं करवा चुका हूं। अमेंडमेंट्स मैंने पूरे के पूरे करवा दिए हैं साहब इस दिसंबर और नवंबर अटेम्प्ट के लिए। ठीक है सर, ओके। तो बेटा अब चालू करते हैं अपना कौन सा 101st क्वेश्चन। और देखो बेटा गाड़ी अपन कहां तक खींच पाते हैं, मतलब इस लेक्चर में अपन कितने क्वेश्चंस कवर कर पाते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो ऐसा एक बटन होता है बेटा, लाइक बटन, और लाइक बटन प्लीज दबाएं। और इसको जितने भी सीए में बैच से रिलेटेड बेटा आपके ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उस पर इस लेक्चर्स को, इस पूरे सीरीज को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीए में बच्चों के ग्रुप हो बेटा, चाहे वो सीए बच्चों के ग्रुप हो, प्लीज उस ग्रुप के अंदर आप इन लेक्चर्स को प्लीज शेयर करिएगा, तब ताकि बेटा सबको बेनिफिट मिले। ठीक है, होगा कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ आधे 1 घंटे के अंदर बेटा 50 एमसीक्यूज निपट जाएंगे। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेटा और आपके एमसीक्यूज भी निपट जाएंगे। तो जब भी आप फ्री हो, स्पीड बढ़ाकर ईयरफोन लगाकर बैठ जाओ और फटाफट से साथ साथ लॉजिक रिवाइज करते रहो और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। तो अगर ज्यादा स्पीड पे चलोगे, 1.5 पे चलोगे, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपके 200 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। यानी बेटा 1 मिनट में एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, तकरीबन 120 मिनट में अपन 120 क्वेश्चन यहां पर कवर कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर, ओके। तो बेटा फर्स्ट 101 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। व्हेन प्रेसिडेंट असेंट वाज ऑब्टेन्ड फॉर जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी मतलब जीएसटी के प्रेसिडेंट साहब ने बेटा कब साइन करा था, कब साइन कर वो एक्ट एनेक्ट हुआ था। क्या हुआ? एनेक्टेड। एक्ट क्या होता है? बनकर तैयार होता है। पहले वो कहां से, लोकसभा राज्यसभा से पास होता है और उसके बाद बेटा प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं। जिस दिन प्रेसिडेंट ने साहब साइन कर दिया उसी दिन माना जाता है कि वो एक्ट लॉ बेटा, बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जिस दिन प्रेसिडेंट के साहब साइन होते हैं उस दिन आपका जो जीएसटी बिल होता है बेटा, सीजीएसटी बिल, एसजीएसटी बिल, वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में। और जो बेटा डेट होती है अपॉइंटेड डे, उस तारीख से बेटा वो एक्ट क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? एप्लीकेबल हो जाता है। एप्लीकेबल कब से होता है? अपॉइंटेड डे से, जिस तारीख से उस एक्ट को अपॉइंट किया गया है और जिस तारीख को प्रेसिडेंट साहब साइन करते हैं बेटा हमारी कंट्री के, उस तारीख को वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर पूछा जाता है कि बेटा किस तारीख को उन्होंने साइन किया था, प्रेसिडेंट साहब ने कब साइन किया था, बोलो कब साइन किया था बेटा? 12 अप्रैल। क्या बोला मैंने? 12 अप्रैल को हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमें एसेंट दे दी थी। कोई दिक्कत है साहब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में 102। क्या आ रहा है बेटा? 102। व्हाट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी कहां कहां एप्लीकेबल है, कहां कहां एप्लीकेबल है। क्या जीएसटी ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम? गलत बात। ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर? बेटा पहले था ऐसा पहले होता था। अमेंडमेंट आने के बाद पूरे इंडिया पर जीएसटी एप्लीकेबल है बेटा, ऑल ओवर द इंडिया। तो 102 का आंसर क्या होगा बेटा? 102 का आंसर होगा सी। ठीक है, ओके सर। पूरे इंडिया पर जीएसटी लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी आपके लग के चलता है। अब आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 103। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 103। मनी मीन्स, मनी 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 मीन्स, मनी में क्या क्या आता है मेरे भाई? मनी में आता है इंडियन लीगल टेंडर भी आता है बेटा, फॉरेन करेंसी भी आती है और चेक और प्रॉमिसरी नोट भी आता है। इसकी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में मिलेगी बेटा। कहां मिलेगी? सेक्शन 2 का कोई ना कोई सब क्लॉज होगा, आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया सब क्लॉज याद करने जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपको मिलेगी। तो आंसर हो जाएगा यहां पर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। अगला आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 104। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स, बेटा वो टेरिटरी जो नॉन टैक्सेबल है, मतलब जो टैक्सेबल नहीं है वो नॉन टैक्सेबल है। क्या बोला मैंने बोला कि जो टैक्सेबल नहीं है, जो टैक्सेबल नहीं है वो क्या है? वो नॉन टैक्सेबल है।
सर मतलब आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में नहीं है बेटा, जो इंडिया के बाहर है। इंडिया की जो भी टेरिटरी है, इंडिया की जो भी डेफिनेशन है बेटा, वो टैक्सेबल टेरिटरी है। और अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी, तो जो इंडिया नहीं है वो क्या है, वो है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बेटा आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है मेरे को, आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन की डेफिनेशन फिर से आपको कहां जाके देखनी है दोस्त, पर्सन की डेफिनेशन आपको जाके देखनी है सेक्शन 2 के अंदर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एलएलपी। बेटा सब कुछ कवर्ड है, पर्सन की डेफिनेशन तो इतनी वाइड है, इतनी वाइड है, इतनी वाइड है कि उसमें सब कुछ आता है, सब कुछ। एलएलपी हो, चाहे एचयूएफ हो, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी, सब आएगा साहब, सब आएगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, इसके ऊपर मैंने पूरा बेटा बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार लेक्चर बना के डाल रखा है। आई थिंक 2K से ऊपर व्यूज है वहां पर, जबकि इतना ज्यादा मैंने उसको प्रमोट भी नहीं करा, कोई मोनेटाइजेशन भी नहीं करा, उसके बाद भी काफी जेनरिक और ऑर्गेनिक व्यूज हैं। कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं उस लेक्चर के, वो लेक्चर आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। किसके ऊपर डाल रखा है मैंने, जीएसटी काउंसिल पढ़ा के डाल रखा है। और आप सब जानते हो बेटा आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 279 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चले, आगे चलो, आगे आता है बेटा आपके पास वेट एज ऑफ वोट। बेटा वेट एज नहीं है, वेटेज है, ये स्पेस यहां पर नहीं आएगा, इट इज वेटेज। कितना वेटेज होता है बेटा सेंटर का, ये सब उस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन लेकर सॉल्व करवाया है मैंने वहां पर, कि कब एक रेजोल्यूशन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर पास होगा। पूरी केस स्टडी तैयार करी है और उसको वहां पर डिस्कस करा है कि कब एक रेजोल्यूशन जीएसटी काउंसिल में क्या होगा बेटा, पास होगा, कितने वोट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन कितने वोट देता है, किसका कितना वेट होता है, ये सारी बातें वहां डिस्कस करिए। हालांकि अभी एमसीक्यू है तो यहां पर डायरेक्ट आंसर देखेंगे बेटा, 1/3 वेट होता है बेटा किसका, सेंटर का, और 2/3 वेट होता है बेटा स्टेट का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेट का वेट कितना होता है, अगला पूछ रहा है बेटा कि स्टेट का वेट, वेट वो वाला वेट नहीं बेटा, वेटेज है ना, वोट का वेटेज कितना होता है, तो यहां पर होता है बेटा 2/3। बोलो कितना होता है, 2/3। ओके, एक यार दिखती बात, मेरी बात सुनो, टोटल अगर 3 है और स्टेट का 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 कितना होगा बेटा, 2/3 ही तो होगा। हाँ सर, तो बस जो बचा वो स्टेट का। आ जाओ, हु इज चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बेटा चेयरपर्सन होते हैं हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो इस वक्त हमारी कौन है, मैडम सीतारमण, मैडम सीतारमण, ठीक है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी सीतारमण है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो यहां पर बनेगी बेटा आपकी चेयरपर्सन जीएसटी काउंसिल की। इसके पहले सर हमारे पास थे हमारे अरुण जेटली सर, और अब वो हमारे साथ नहीं है दोस्त, पर जब वो आते थे मीटिंग के लिए तो क्या माहौल बनता था, बहुत शानदार माहौल बनता था, देखने में मजा ही अलग आता था, ठीक है। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 110, वो क्या बोल रहा है, टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ बिलो 105 करोड़ असीसी अंडर कंट्रोल ऑफ। बेटा क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं साहब कि 1.5 करोड़ से जिसका टर्नओवर कम है वो किसके कंट्रोल में आएगा, सेंटर के, स्टेट के, या दोनों के। बेटा एक बात बताओ, ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं जीएसटी में। जीएसटी में ध्यान रखना, एवरी एसईसी, क्या बोल रहा हूं मैं, एवरी एसईसी बेटा दोनों के कंट्रोल में होता है, एवरी एसईसी दोनों के कंट्रोल में होता है, सी के भी और एस के भी। यानी सीजीएसटी हो बेटा चाहे एसजीएसटी हो, दोनों के ही कंट्रोल में होता है कौन, कोई भी एसईसी, हर एसईसी, चाहे उसका टर्नओवर बेटा 21 लाख की क्यों ना हो, मतलब सिर्फ 1 लाख ज्यादा क्यों ना हो, जो नॉर्मल टर्नओवर लिमिट है 20 लाख की, उससे सिर्फ 1 लाख ही ज्यादा क्यों ना हो, वो किस में आता है बोलो, वो आता है बेटा हर एक स्टेट के और सेंटर के कंट्रोल में। क्या बोला, हर एक स्टेट के और सेंटर के कंट्रोल। तो ये फालतू की बातें साहब, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की, आप जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो उस स्टेट के अंदर आप कंट्रोल हो, और सेंट्रल तो वैसे भी आप पर कंट्रोल रख रही है। तो हर स्टेट, सॉरी हर एसईसी, एवरी एसईसी स्टेट के कंट्रोल में भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बेटा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। हाँ क्या ना, हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास, अब देखो अजीब सा ऑप्शन दे रखा है, ओनली सी, मतलब सिर्फ सी सही है, सिर्फ सी ही सही है। नहीं साहब, सिर्फ सी नहीं, ए और बी दोनों, मतलब सी सही है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा जाता है, ओनली सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 111। आई होप बेटा यहाँ पर बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 110 में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, 1.5 करोड़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने फिर बोला, जो भी एसईसी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, एसईसी मतलब इंसान, एवरी पर्सन बोल सकते हो आप, हर इंसान जो भी बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट तो कंट्रोल करेगी, और जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड है बेटा उस स्टेट की गवर्नमेंट भी उसको कंट्रोल कर चलेगी, ठीक है। हाँ सर, अब समझ में आ गया। पावर्स टू डिक्लेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन एज, बेटा नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। आप अच्छे से जानते हो बेटा, जो गुड्स भी नहीं है
और जो सर्विस भी नहीं है, ये कहाँ दे रखा है? मेरे सारे प्यारे बच्चे बताएंगे बेटा, ये दे रखा है शेड्यूल 3 में। हाँ सर, कहाँ दे रखा है? शेड्यूल 3 में दे रखा है। जो गुड्स भी नहीं है बेटा और जो सर्विस भी नहीं है, और जो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है, शेड्यूल 3 में दे रखा है। और वहां पर हमने मेमोरी टेक्निक भी बना रखी है, मैं आपको याद कराने के लिए बता सकता हूँ बेटा, और वो है ई मैजिक। क्या है बेटा? ई मैजिक। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ये ना गुड्स है ना सर्विस है। मॉर्चरी सर्विसेज बेटा, जैसे एम्बुलेंस की सर्विस हो गई, डेथ की सर्विस हो गई, जो गाड़ी आती है ना बेटा, बर्नल, फ्यूनरल, ये सब, तो ये हो गया मॉर्चरी सर्विस बेटा। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हमने तो याद कर रखा है ना, क्या याद कर रखा है? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग। जी हाँ सर। फिर आता है बेटा जी, जी से आता है बेटा गवर्नमेंट सर्विसेज। आई से आता है बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन सी वाली बेटा? कंप्लीटेड वाली। अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन वाली तो शेड्यूल 2 में सर्विस बन जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन वाला तो शेड्यूल 2 में सर्विस बन जाएगा। मैं यहां किसकी बात कर चल रहा हूं? मैं यहां बात कर चल रहा हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कंप्लीट हो चुकी है। और लास्ट आता है बेटा कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस। किसकी सर्विस? कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस, तो वो भी यहां पर आती है। तो यहां पर अपना क्या कंप्लीट हो जाता है दोस्त? शेड्यूल 3। ठीक है, ये सब बातें शेड्यूल 3 में लिखी हुई है। हालांकि दो चीजें नहीं आ गई। सीए फाइनल लेवल पर बेटा हम बात करते हैं जब, तो मैं बताता हूं वहां पर न्यू हो चुका है, न्यू मैजिक। वहां क्या हो चुका है? न्यू मैजिक, क्योंकि वहां पर वेयर हाउस गुड्स की सेल और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? मर्चेंट ट्रेडिंग। ये दो चीजें और आई है बेटा, ये ना गुड्स है ना सर्विस है, इनको भी बाहर कर दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, शेड्यूल 3। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 112। व्हेन जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कब हुआ बेटा? जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुआ 15 सितंबर को। कब हुआ बेटा? 15 सितंबर 2016 को। और इसका अभी अभी देखकर आया बेटा, इसका आर्टिकल कौन सा था जीएसटी काउंसिल का? सारे बच्चे बताएंगे बेटा। जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल था आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए। कौन सा बोलो? 279 कैपिटल ए। ठीक है, ये आर्टिकल था। और कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? 15 सितंबर। बेटा डेट वाली क्वेश्चन हो या सेक्शन वाले क्वेश्चन हो, इसके अंदर बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा। क्या बोला मैंने? डेट वाले क्वेश्चन हो चाहे आपके पास में सेक्शन वाले क्वेश्चन हो कि साहब ये इसका कौन सा सेक्शन है, तो वो 4 सेक्शन आपको देगा। कितने सेक्शन देगा? 4 सेक्शन, उनमें से एक ही सेक्शन सही होगा। उसी तरीके से बेटा वो 4 डेट देगा। ये रट्टा लगाने वाला काम है साहब। ये ओवर देखो, डेट तो रट्टा ही लगानी पड़ेगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है साहब। किस तारीख को? तो बहुत सारी डेट्स होती है बेटा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डेट होगी, तो कहीं ना कहीं डेट अपन को याद रखनी पड़ेगी। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है साहब, बहुत कम, इतनी सी, कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्योंकि बच्चे को डेट में टेस्ट करना मतलब आप उसकी मतलब मैं कहूंगा रिटर्न कैपेसिटी आप चेक कर रहे हो, उसकी क्रैम्पिंग कि कितना क्रैम्प कर सकता है वो चेक कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछना बेकार है बेटा। लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वहां पर होना चाहिए। एग्रीकल्चरलिस्ट बेटा यहाँ पर डिफाइंड है एग्रीकल्चरलिस्ट। एग्रीकल्चरलिस्ट आपको कहां मिलता है? अगेन सेक्शन 2 में बेटा आपको एग्रीकल्चरलिस्ट मिलेगा, या फिर सेक्शन नंबर 23 अगर आपको याद हो, जहां पर एग्रीकल्चरलिस्ट को क्या किया गया था? एग्जेम्प्ट किया गया था बेटा रजिस्ट्रेशन से। जो होली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जो होली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज यानी कल्टीवेशन फ्रॉम लैंड, वो भी ऑन लेबर, खुद या खुद की लेबर, खुद की फैमिली अगर इन्वॉल्व है, तो वहां पर बेटा इंडिविजुअल और एचयूएफ आपका होता है। सिर्फ और सिर्फ किसको कवर किया जाता है बेटा? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। कंपनी नहीं आती, पार्टनरशिप फर्म नहीं आती, एलएलपी नहीं आती, कोई भी नहीं आता। और बेटा एंड नहीं आएगा। देखो बी ऑप्शन क्या है? एंड। एंड मतलब तो दोनों हो गया, इंडिविजुअल एंड, एंड नहीं बेटा, और मतलब दोनों में से कोई भी। एंड मतलब दोनों, एंड मतलब दोनों, और मतलब दोनों में से कोई भी, इंडिविजुअल चाहे एचयूएफ चाहे, तो बेटा दोनों में से कोई भी होगा वो एग्रीकल्चरलिस्ट माना जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो नहीं साहब, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। हाँ सर। सॉरी, एसोसिएटेड एंटरप्राइज। क्या बोला मैंने? एसोसिएटेड एंटरप्राइज। बेटा एसोसिएटेड एंटरप्राइज आप अच्छे से जानते हो, अब जब अपन पढ़ते हैं ना टाइम ऑफ सप्लाई, क्या पढ़ते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई। मैं प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा, टाइम ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं। तो इसमें बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का होता है सेक्शन नंबर 13। बेटा वहां पर बात कर रखी है कि अगर आप इंडिया के अंदर हो और इंडिया के बाहर से, मतलब यूएसए से आप इंडिया के अंदर, आपकी कोई भी एंटिटी बेटा, कोई भी एंटिटी इंडिया के अंदर है, फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी का नाम है, ये अगर अपनी XYZ एसोसिएटेड एंटरप्राइज से सर्विस इंपोर्ट करती है, तो उस केस के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो वहां पर वर्ड यूज होता है बेटा, और वो वर्ड यूज होता है एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। क्या वर्ड यूज होता है? अपनी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से सर्विस अगर क्या कर रही हो? इंपोर्ट कर रही हो। ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा 97A, सेक्शन 97A। और ये भी कहां का बेटा? इनकम टैक्स का।
तो सेक्शन 97A अपने जीएसटी का नहीं, इनकम टैक्स का। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 बेटा यहां पर कवर होकर चलता है। तो आंसर है ए, एसोसिएटेड एंटरप्राइज कहां मेंशन्ड है? 97A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये मेंशन्ड है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। एसोसिएटेड एंटरप्राइज किसको बोलते, समझ में आया? हाँ सर। हालांकि बेटा ये आपके लिए सिर्फ मैं कहूंगा इंटर वाले बच्चों के लिए तो सिर्फ आप समझ सकते हो कि सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था, सिर्फ नाम याद करना था, इनकम टैक्स की बात हो रही है बेटा। अदरवाइज ये पूरा कॉन्सेप्ट 97A का इनकम टैक्स के अंदर फाइनल लेवल पर कवर होता है, आईपीसीसी लेवल पे कवर नहीं होता है। इंटरनेशनल टैक्सेशन का जो पोर्शन है उस पोर्शन के अंदर कवर होता है। ओके सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे अभी अभी ऊपर बता कर आया था ना मैं। अपॉइंटेड डे वो डे है बेटा, देखो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया था, ये रहा कहाँ है सर? ये रहा बेटा कि बिल, ये देखो मैंने बताया था कि बिल एक्ट कब बनता है साहब? बिल एक्ट बनता है जब उस पर प्रेसिडेंट अंकल साइन करते हैं, तो बिल एक्ट बनता है। और बेटा एक्ट एप्लीकेबल कब से होता है? अपॉइंटेड डे से। एक्ट एप्लीकेबल कब से होता है? पूरे इंडिया के ऊपर अपॉइंटेड डे से, यानी वो दिन जिस दिन उसके सारे के सारे कानून क्या हो गए बेटा? फोर्स में आ गए। फोर्स में आ गए मतलब चालू हो गए, काम आना चालू हो गया, उस एप्लीकेबल होना चालू हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? अपॉइंटेड डे का क्या मतलब होगा? ये कहां पर डिफाइंड है बेटा अपॉइंटेड डे? अपॉइंटेड डे आपको सेक्शन नंबर 2 में बिल्कुल मिलेगा डेफिनेशंस के अंदर, और इसका आंसर होगा बेटा ए, डेट ऑन विच प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शेल केम इनटू फोर्स, यानी जिस तारीख को इसके सारे प्रोविजंस केम इनटू फोर्स मतलब एप्लीकेबल हो गए, इंडिया में लागू हो गए। क्या बोलेंगे? लागू हो गए। ओके सर। बेटा प्रेसिडेंट की असेंट मिलना मतलब एक्ट बनना, तो ये डेट नहीं आएगी। हाउसेज में पास होना बेटा, यानी कि बिल पास होता है, इसको बोलते हैं बिल का पास होना, और फिर साइन करने पर वो क्या बनता है? आपका एक्ट बनता है। तो बी और सी नहीं आएगा। देखो जब बिल पास होता है बेटा, एक होता है बिल, ड्राफ्ट बिल, वो बिल क्या होता है? लोकसभा राज्यसभा में आता है बेटा, उसको बोलते हैं बोथ दी हाउसेस। हाउसेस से पास होने के बाद, हाउसेस से पास होने के बाद बेटा प्रेसिडेंट साहब उसमें क्या करते हैं? अपने दस्तखत करते हैं, और उसके बाद वो एक्ट बनता है बेटा। और एक्ट जिस तारीख को, वो लिखा रहता है एक्ट के अंदर कि साहब ये एक्ट इस तारीख से एप्लीकेबल होगा, उसको बोलते हैं अपॉइंटेड डे। समझ में आया कि नहीं आया? जी हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अगला सेक्शन आ रहा है बेटा डीम्ड एक्सपोर्ट 147 बेटा। सेक्शन मैंने कहा ना, सेक्शन आपको याद करने पड़ेंगे और डेट वाला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। तो जहां पर भी बेटा डेट आ रही है वो, और जहां पर भी बेटा सेक्शन आ रहे हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो डीम्ड एक्सपोर्ट का सेक्शन 147 होता है, और 147 बेटा नोटिफिकेशन लाकर क्या बोलता है? 147 बोलता है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाकर डीम्ड एक्सपोर्ट्स बताकर चलेगी। और बेटा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई भी है, और उसके अंदर उसने बताया बेटा जैसे 100% ईओयू को हम डीम्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे, एडवांस ऑथराइजेशन है ना। तो जो भी बेटा ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर स्कीम्स होती है ना बेटा, उन स्कीम्स के तहत अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। ठीक है, एक मेन मेजर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, 100% ईओयू को अगर आप दे रहे हो, गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो भले वो इंडिया के अंदर ही सोल्ड हो रहा है, लेकिन स्टिल वो क्या माना जाएगा? डीम्ड एक्सपोर्ट। और डीम्ड एक्सपोर्ट का बेटा यहां पर बेनिफिट आपको मिलेगा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है साहब? बेटा ये वो वाला क्वार्टर नहीं है, ये वो वाला क्वार्टर नहीं है बेटा। यहाँ पर क्वार्टर का मतलब है क्या है बोलो? सारे गंदे बच्चे मेरे साले, दिमाग तुम्हारा साला पहले उधर जाता है ना। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ क्वार्टर का मतलब क्या है मैं समझाता हूँ बेटा। यहाँ क्वार्टर का मतलब टाइमलाइन वाला क्वार्टर है ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और जनवरी, फरवरी, मार्च। बेटा इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलो? इसको बोलते हैं यहाँ पर क्वार्टर, यानी कि बेटा 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ओके, ये है क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर नंबर 3 और क्वार्टर नंबर 4। मतलब सर एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हाँ, एक साल में एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एक साल में जो 4 क्वार्टर होते हैं उसमें हर क्वार्टर के अंदर 3 मंथ्स का क्लबिंग होती है। मतलब 3 मंथ्स का बेटा एक जंक होता है, 3 महीनों के जंक को क्वार्टर बोलते हैं। सर ये कॉन्सेप्ट कहां काम आता है बेटा? सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट काम आता है जब लिस्टेड कंपनीज होती है, तो उनको क्वार्टरली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। ऐसा सेबी बोलता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा अपने यहाँ पर सेबी होता है, अमेरिका में एससीई होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। क्या बोला मैंने? अमेरिका में होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, एसईसी, और इंडिया में होता है बेटा सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों ही बोलते हैं साहब, दोनों ही कंपनीज के लिए, जो अमेरिका में कंपनी है चाहे जो इंडिया में कंपनी है, क्या बोलते हैं कि आपको क्वार्टरली अपनी
रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट्स। अब वहां एनुअल नहीं होता बेटा, वो क्वार्टरली रिपोर्ट हो जाती है। एक तो एनुअल रिपोर्ट होती है, वैसे ही बेटा उसी को तोड़ दो, हर 3 महीने में एक रिपोर्ट आपको देनी, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स को क्या करना, डिक्लेयर करना। मतलब 3 महीने में आपने कितना कमाया बताओ। ठीक है, ये बेटा ज्यादा कंट्रोल लगाने के लिए और ज्यादा आप कह सकते हो कि एक तरीके से कंप्लाइंस करवाने का मामला है, क्योंकि कंपनी बड़ी होती है, लिस्टेड होती है, लोगों का बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है, सेबी चाहती है कि साहब लोगों के साथ नुकसान ना हो, धोखा ना हो, इसलिए कंपनी की स्थिति, सिचुएशन, पोजीशन, स्टेटस हर 3 महीने में लोगों को पता चलता रहे कि साहब उनका पैसा डूब तो नहीं रहा। हर 3 महीने में बेटा, पूरे साल में हो सकता है डूब जाए, फिर पता चले साहब कंपनी लुट गई, तो हर 3 महीने में पता चलेगा तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ओके सर। मतलब अगर मैं हर 3 महीने में आपको बताऊं कि आपका पैसा बढ़ रहा है कि गिर रहा है, तो आप ज्यादा अच्छा होगा कि एक साल में बताऊं? सर हर 3 महीने में बताओ तो ज्यादा अच्छा है। जितना जल्दी बताओगे पैसा बढ़ रहा है गिर रहा है तो ज्यादा अच्छा है। पूरे साल में एक बार बताओगे तो हो सकता है पूरा गिरने के बाद पता चले कि साहब पैसा गिर गया, पैसा बर्बाद हो गया, लुट गया। ठीक है, तो इससे अच्छा हर 3 महीने में पता लगे तो हम अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लें कि पैसा निकालना है या और लगाना है, या फिर जो लगा रखा है उसे होल्ड करना है, ना निकालना है ना नया लगाना है। ठीक है, हाँ सर, ये होता है बेटा क्वार्टर। बहुत लंबा डिस्कशन कर लिया, आगे चले। हाँ सर, अब आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 118, टैक्सेबल लेवी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर अंडर कंपोजिशन स्कीम। बेटा 1% है, कितना है 1%, और 1% ऑफ किसका बेटा, 1% किसका? देखो अपन तो पूरा रिवाइज कर रहे हैं ना, यहाँ पर घास थोड़ा ना काटनी है साहब, आंसर तो नीचे दे रखे हैं, आंसर तो इंस्टीट्यूट ने भी आपको दे रखे हैं, फिर मेरी क्या जरूरत है बेटा? मैं चाहता हूं आपको क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूं। तो कंपोजिशन में आप अच्छे से जानते हो 1% किसका होता है, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर होता है बेटा, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। तो 1% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी। सर ऐसा क्यों बताया आपने? क्योंकि बेटा जो ये तो मैन्युफैक्चरर का केस था ना, ये देखो मैन्युफैक्चरर वाला केस, इसलिए बताया मैंने। यही अगर बेटा सप्लायर होता, नॉर्मल ट्रेडर होता, क्या बोला, मैन्युफैक्चरर नहीं, नॉर्मल ट्रेडर की बात कर रहा होता, तो वहां पर बेटा ये होता है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन ए स्टेट और यूटी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इन ए स्टेट और यूटी, मतलब एक स्टेट और यूटी के अंदर जो सिर्फ टैक्सेबल वाली है उसी का 1%। किसके केस में? सप्लायर के केस में। लेकिन ये बात किसकी हो रही है? मैन्युफैक्चरर की। तो मैन्युफैक्चरर में बेटा पूरे टर्नओवर पे लगता है, लेकिन अगर सप्लायर होगा तो सिर्फ टैक्सेबल वाले टर्नओवर पे ही लगेगा। मतलब सर कि अगर मैं 2 तरीके की सप्लाईज करता हूं बेटा, मेरी एक सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता, और दूसरी सप्लाई टैक्सेबल होती है, उस पर लगता है। तो सिर्फ मुझे इस वाले टर्नओवर पर, टैक्सेबल वाले टर्नओवर का ही टोटल लगाना है, और 1% से मल्टीप्लाई कराकर जितना भी टैक्स बनता है गवर्नमेंट को पे कर चलना है। अगला सवाल आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 119, वेदर पर्सन ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट टैक्स। नहीं कर सकता साहब, सुनना मेरी बात को बेटा, ना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और ना पीछे से बेटा आप आईटी से लेकर आ सकते हो। नो कलेक्शन, क्या बोलूंगा, नो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस और नो अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। नो अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। कहां लिखा है? सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 4। कहां लिखा बेटा? सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 4। ठीक है सर, तो आंसर क्या हो जाएगा? सर ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा, तो आंसर हो जाएगा नो, यस या ओनली ए। बेटा ओनली ए भी आप यहां पर कर सकते हो, क्योंकि 2 के बाद में ओनली ए है। ए, बी या सिर्फ ए? सिर्फ ए, ओनली ए। नो, नो भैया नहीं मिलेगा, ना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और ना आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। इसलिए बेटा एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कभी भी बेटा ध्यान रखना, दुकानदार अगर ऐसा है जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है बेटा, वो एमआरपी पे गुड्स सोल्ड नहीं कर सकता। तो आप कभी भी मार्केट में बेटा खरीदारी करने जाओ और कोई दुकानदार आपको कहे कि एमआरपी इतनी लिखी है, तो उससे पूछो तू कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है कि नॉर्मल में। अगर तू कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है बेटा, तो मैं अभी गवर्नमेंट को कंप्लेंट करता हूं तेरी कि तू एमआरपी पे बेच रहा है, कंपोजिशन होने के बावजूद तू एमआरपी पे बेच रहा है। क्योंकि बेटा एमआरपी के अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। एमआरपी के अंदर बेटा टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है। और अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर, क्या बोला मैंने, कंपोजिशन टैक्स पेयर अगर एमआरपी ले रहा है, इसका मतलब वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जबकि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना बेटा, अगर कहीं पर भी आपको शक होता है कि कोई कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है और आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो साहब उसकी गर्दन पकड़ लेना वहां पर। ठीक है, हाँ सर, कह देना सर हमारे सर ने पढ़ाया है,
हमारे सर ने पढ़ाया हमको कि कंपोजिशन वाला एमआरपी पे नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर वो एमआरपी बेचेगा इसका मतलब वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट को तो दे ही नहीं रहा, गवर्नमेंट को तो सप्लाई वाइज दे नहीं रहा, टर्नओवर वाइज दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने मना कर रखा है सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 4 में, बता देना उसको कि 10(4) में मना है, आप एमआरपी पे गुड्स नहीं बेच सकते, आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ना आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और ना जो टैक्स पे कर आया उसको क्रेडिट आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 120। क्या आ रहा है अगला क्वेश्चन 120? पार्टिसिपेशन ऑफ आईटीसी वैल्यू चेन इन कंपोजिशन स्कीम, बेटा विदाउट, मना कर दिया, विदाउट पार्टिसिपेशन आईटीसी नहीं मिलेगा। अभी अभी बताया था मैंने आपको, ऊपर ही डिस्कस करके आया हूं, कंपोजिशन का आईटीसी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा 121। क्या आ रहा है 121? टैक्सेस पेड ऑन, क्या बोला? टैक्सेस पेड ऑन। बेटा टैक्स किस पर पे होता है? अरे सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं सर, बताने की जरूरत ही नहीं है। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 1, बेटा ये वैल्यूएशन का सेक्शन है, जहां पर हम क्या कैलकुलेट करके चलते हैं, टैक्स का वैल्यू, टैक्स का वैल्यू बेटा। और सब जानते हैं सेक्शन 15(1) के हिसाब से टैक्स किस पर पे होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, मतलब असेसेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। बोलो असेसेबल वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। हालांकि वहां पर यह भी लिखा हुआ है बेटा असेसेबल वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू कब बनती है? कब बनती है बेटा? जब बायर और सेलर रिलेटेड पर्सन ना हो और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन हो, मतलब पैसा ही पूरी तरह से जा रहा हो, साथ में दूसरे गुड्स ना जा रहा हो, मतलब एक्सचेंज नहीं है, बार्टर नहीं है, तो बेटा वहां पर पूरा पैसा दे रहा हूं और मैं सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं जानता, मतलब वो मेरा रिलेटेड पर्सन नहीं है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, क्या बोला मैंने? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के अंदर रिलेटेड पर्सन आता है बेटा, और रिलेटेड पर्सन के अंदर फैमिली आती है। और फैमिली कहां डिफाइंड है? फैमिली डिफाइंड है बेटा 249 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज 49। सर क्या बोला आपने? मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगी, सब ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स देंगे, लेकिन कब? जब बायर और सेलर क्या ना हो? रिलेटेड ना हो। जब बायर और सेलर बेटा रिलेटेड पर्सन ना हो। सर रिलेटेड पर्सन कौन होता है? जो बता रखा है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 के अंदर बता रखा है। रिलेटेड पर्सन कहां बता रखा है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15, और वहीं पर ही बता रखा है कि रिलेटेड पर्सन के अंदर बेटा फैमिली भी आती है। ओ मतलब फैमिली के लोग रिलेटेड पर्सन होते हैं। हाँ, आप आपके पापा के रिलेटेड पर्सन हो, आपकी मम्मी रिलेटेड पर्सन है। अब दिक्कत यह है कि है कि नहीं है, ये कहां पता लगेगा? जब हम फैमिली की डेफिनेशन जाकर पढ़ेंगे। और फैमिली कहां समझा रखा है? सेक्शन 2 क्रॉस 49 में समझा रखा है। ओके सर, अगला आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 122। आईटीसी अवेलेबल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अदर देन बिजनेस एक्सपेंस, ओनली ए, नन ऑफ दीज। बेटा इसका आंसर है ओनली ए, ओनली ए, मतलब सिर्फ ए ही इसका आंसर है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपको पर्सनल खर्चों के लिए, मतलब अदर देन बिजनेस एक्सपेंस, बिजनेस के खर्चे के अलावा बेटा टीवी खरीद लिया, घर पर बच्चा टीवी देख रहा है, कार खरीद ली, बेटा पापा मम्मी कार में घूम रहे हैं वाइफ आपकी कार में घूम रही है, और क्या करा आपने? बोलो, बच्चे को बेटा खिलौने दिला दिए, उस पर टैक्स पे करके आ गए। तो क्या बेटा इन खिलौनों का, टीवी का, कार का, फ्रिज का, एसी का, बेटा एसी घर पे लगा हुआ है, क्या बोला मैंने? एसी आपके घर पे लगा हुआ है, अब पर्सनल यूज ले रहे हो, क्या इन सारी चीजों का बेटा क्रेडिट अपन अपने बिजनेस में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सेक्शन नंबर 17 1 ही आपको मना कर देगा बेटा। सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 1 और बेटा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 5, ये दोनों ही सेक्शन बेटा आपको रोक देंगे। नॉन बिजनेस का आप आईटीसी नहीं ले सकते हो सर। ओके, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेबिलिटी, क्या बोल रहा है? इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेबिलिटी। अब बेटा क्वेश्चन तो अजीब सा है, क्या मतलब अवेबिलिटी का? ऑप्शन पढ़े? हाँ सर ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन है बेटा ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स। हाँ, अरे हाँ सर, यहां तो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 की बात हो रही है कि आईटीसी कब कब लिया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन बेटा फुलफिल करनी पड़ेगी आईटीसी को लेने के लिए। मतलब अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो मुझे कौन कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो बेटा बहुत ही आसान है, देखो मेरी बात को सुनो। सब गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए, बिल्कुल गुड्स रिसीव हो जाना चाहिए। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुआ, आप उसके रेस्पेक्ट में क्रेडिट नहीं ले सकते सर। रिसिप्ट का मतलब हाथ में आ जाना चाहिए साहब। अगर मैंने जयपुर से माल खरीदा बेटा, तो जयपुर से ब्यावर मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गुड्स मुझे रिसीव हो गया। अगला आ रहा है बेटा ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय सप्लायर टू गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बेटा, सप्लायर ने, मतलब सर सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया हो, मतलब ये कि बेटा ये सप्लायर अंकल थे, आपने खरीदा तो आपने सप्लायर अंकल को बेटा प्राइस के अंदर टैक्स भी दिया होगा। तो जब तक ये अपने रिटर्न फाइल कर गवर्नमेंट को ये टैक्स नहीं दे देते, तब तक बेटा गवर्नमेंट आपको नहीं देगी क्या? क्रेडिट। तो बेटा इधर से टैक्स जाता है और इधर से क्रेडिट आती है, आईटीसी आता है। तो आईटीसी कब आएगा? जब टैक्स जाएगा।
आहा, एटीसी कब आएगा? जब टैक्स जाएगा, और बेटा टैक्स जाएगा तो सप्लायर देगा, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन बेटा टेकन टू मैन्युफैक्चर साइट और अवेल्ड सर्विसेज। अब ये मुझे समझ में नहीं आया इसने क्या बोला यहां पर, टेकन टू मैन्युफैक्चरिंग साइट और अवेल्ड सर्विसेज। बेटा एक काम करो, इसको काटो आप, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या मकसद है, और नन ऑफ दीज को भी काटो, नन ऑफ दिस को भी काटो। मैं करेक्शन करवा रहा हूं, क्या करवा रहा हूं, अरे फटाफट करो अपनी बुक में, मैं करेक्शन करवा रहा हूं। यहां लिखो बेटा हैविंग टैक्स इनवॉइस, यहां लिखो हैविंग टैक्स इनवॉइस। सी ऑप्शन में लिखवा रहा हूं बेटा, ना सी ऑप्शन में मैंने क्या लिखा है, हैविंग टैक्स इनवॉइस, और यहां लिखो बेटा ऑल ऑफ दी अबव, यहां लिखो ऑल ऑफ दी अबव। और बेटा करेक्ट ऑप्शन आप सब जानते हैं क्या हो गया, हाँ सर करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी। डी क्या हो गया बेटा, डी हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहां पर क्या चीज आ गई बेटा, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, मतलब हाथ में गुड्स भी होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स भी पे हो गया हो, और हैविंग टैक्स इनवॉइस मतलब मेरे पास टैक्स इनवॉइस का होना भी जरूरी है। टैक्स इनवॉइस मतलब बिल, देसी भाषा में अपन क्या बोलते हैं, बिल, कि साहब बिल दो मेरे को, तो बिल के अंदर टैक्स लगा हुआ है, तो वो बिल सबूत है कि मैंने टैक्स पे करा है। और अगर मेरे पास में बिल सबूत है तो बेटा उस बिल के बेसिस पे मैं क्या ले सकता हूं, क्रेडिट ले सकता हूं। तो अगर तीनों चीजें सेटिस्फाइड है, ऑल ऑफ दी अबव सेटिस्फाइड है, तो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 2 बेटा यहां पर आपका सेटिस्फाई हो गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 124, कौन सा आ रहा है, 124 है बेटा, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स एक इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, 5 बार में मिलेगा, ओनली ए, ये बेटा इक्वल 10% एवरी ईयर। बकवास बात है बेटा, पूरा का पूरा क्रेडिट आपको एक बार में मिलेगा, यानी ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन, केवल ए ही यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये वाला इन वन इंस्टॉलमेंट। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो ए ऑप्शन की बात कर रहा है, ओनली ए, बी नहीं, ओनली ए। ओके, अगला ऑप्शन बेटा ये कहां लिखा है, इनपुट टैक्स कैपिटल गुड्स पे, बेटा आप सब जानते हो अच्छे से, अगर वो कैपिटल गुड्स कौन सी यूज में आ रहा है बेटा, फुली टैक्सेबल यूज में आ रहा है, क्या बोला मैंने, अगर वो कैपिटल गुड्स फुली टैक्सेबल यूज में आ रहा है, तो बेटा यहां पर सेक्शन नंबर 17 और बेटा सब सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और आपका रूल लगेगा, रूल नंबर बोलो कौन सा, 42 की 43, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन नंबर 1 रूल नंबर 43 के साथ आप आराम से क्रेडिट ले सकते हो, किसका, कैपिटल गुड्स का। ओके, अगला आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन 125, एपेलेट ट्रिब्यूनल मेंशन्ड इन विच सेक्शन। अब देखो मैंने कहा ना, देखो अगले मेरे को बेटा 3 क्वेश्चन सेक्शन के, और लो 4 क्वेश्चन, और लो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बेटा अगले 7 क्वेश्चन मेरे को किसके नजर आ रहे हैं यहां पर, सेक्शन के, और इसके लिए सेक्शन का रट्टा लगाना पड़ेगा। हालांकि बेटा अपन फेस टू फेस क्लास में जब पढ़ते हैं, आपको अच्छे से पता है, मेरे बच्चे देख रहे हैं, अपन क्लास में ही याद कर लेते हैं, क्योंकि बेटा इतनी बार रिवीजन करवाता हूँ, रोजाना क्लास में सेक्शन जहां तक कंप्लीट होते हैं मैं पहले पूरे सारे रिवाइज कराता हूँ, और फिर उस दिन की क्लास चालू करता हूँ। तो इतनी बार जब मैं उस सेक्शन को रिपीट करता हूँ, तो रिपीट होते होते बच्चे के यहाँ पर बेटा वो फिट हो जाता है, वो भूल ही नहीं पाता। आधी रात में उठा के पूछो बेटा, वो बता देगा कि कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल कहां बता रखी है, फटाफट मेरे सारे बच्चे बताएंगे। एपेलेट ट्रिब्यूनल बता रखी है बेटा, सीरीज कौन सा चलता है एपेलेट ट्रिब्यूनल वाला, बताओ। ये 100 वाला सीरीज चलता है, हाँ 100 वाला सीरीज बेटा, इसमें 109 में बता रखा है आपको क्या, एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या बोला, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बेटा। अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, फटाफट से चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ी सी मेहनत तो आप भी मेरे लिए कर सकते हो। और बेटा सारे बच्चों को शेयर करोगे तो सबको इसका बेनिफिट होगा। देखो अपन ने तकरीबन 33 मिनट के अंदर 25 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, 33 मिनट्स के अंदर 25 एमसीक्यू कंप्लीट करे हैं। और अपन ने यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है घास काटी है, अपन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर हर चीज के पीछे का लॉजिक भी समझा है, ठीक है। तो मैंने बताया बेटा सेक्शन के अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, अगर वो आपसे सेक्शन पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट सेक्शन ही वहां पर आंसर टिक करना है, तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। लॉजिक क्या लगाऊं बताओ, आपको बताओ, ठीक है। लॉजिक तो है नहीं बेटा, वो तो याद ही करना पड़ेगा। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कहां बता रखा है बेटा, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रखा है 116 में। कहां बता रखा है बेटा, 116 में। तो एपेलेट ट्रिब्यूनल कहां बता रखा है, 109 में एपेलेट ट्रिब्यूनल, और 116 में क्या बता रखा है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाँ सर, अगला बेटा कॉमन पोर्टल 146, ये बहुत पीछे चला गया, बहुत पीछे 146 पे चला गया साहब। कॉमन पोर्टल वहां बता रखा है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट सारे बच्चे जानते हैं, सेक्शन नंबर 34 सब सेक्शन नंबर 1 और सब सेक्शन नंबर 3। ये तो मैं सब सेक्शन भी याद कराता हूं डेबिट क्रेडिट के। तो बेटा सब सेक्शन नंबर 1 में क्या है, क्रेडिट नोट, और सब सेक्शन नंबर 3 में क्या है, डेबिट नोट।
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। बेटा क्रेडिट लेजर और कैश लेजर की बात हो रही है। कौन सा चैप्टर आ रहा है बोलो? पेमेंट ऑफ टैक्स, मैनर ऑफ पेमेंट, याद करो मैनर ऑफ पेमेंट। तो मैनर ऑफ पेमेंट का जो बेटा सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है सेक्शन 49, सेक्शन 49। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, बोलो हाँ। आगे चलूं? हाँ सर आगे चलो। इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस, बेटा टैक्स इनवॉइस सेक्शन 31, इनवॉइस वाला चैप्टर है सेक्शन 31, दिमाग ही नहीं लगाना। अरे ये क्या हो गया? आगे चले, हाँ सर। वैलिड रिटर्न, रिटर्न का बेटा सेक्शन 39 होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी 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 39। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेटा पैन बेस्ड होता है, सेक्शन 25, प्रोसीजर वाला, याद करो। हाँ प्रोसीजर वाला, ठीक है सर, सेक्शन 25, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे चलें, आगे चलो। अ पर्सन इज हैविंग मल्टीपल बिजनेस रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन, बेटा जिसके मल्टीपल बिजनेस हैं वो चाहे तो स्टेट वाइज ले सकता है, वो चाहे तो स्टेट वाइज ले सकता है, और वो चाहे तो बेटा बिजनेस वाइज ले सकता है। क्या बोला मैंने? बिजनेस वाइज ले सकता है, लेकिन बेटा उसको एक स्टेट में कम से कम एक रजिस्ट्रेशन तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो सेक्शन 22 में या 24 में लाइबल हो जाता है, यानी या तो 20 लाख क्रॉस कर गया या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर बेटा अगर वो आ गया, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही है, तो वो चाहे तो बेटा राजस्थान स्टेट की अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसको पूरे राजस्थान में एक रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, और बाकी बेटा आप अपने एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस दिखा सकते हो। यानी बेटा अगर एक राजस्थान एक स्टेट है, उसमें जयपुर एक सिटी है, अगर जयपुर सिटी के अंदर मेरा बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस मतलब हेड ऑफिस, अगर मेरा हेड ऑफिस कहां पर है बोलो? अगर मेरा हेड ऑफिस है बेटा कहां पर? जयपुर में, और बाकी सिटीज के अंदर बेटा अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलग अलग सिटीज में मेरे क्या चलते हैं बेटा? अलग अलग बिजनेस चलते हैं। तो मेरा हेड ऑफिस का दिखाऊंगा बेटा, हेड ऑफिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मैं दिखाऊंगा साहब आपको जयपुर, और बाकी सबको क्या दिखाऊंगा? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोला मैंने? एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब वहां से भी मैं बिजनेस करता हूं, और एक ही रजिस्ट्रेशन लूंगा सिर्फ जयपुर से, मतलब पूरे राजस्थान स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन। लेकिन अगर मैं चाहूं, क्या बोला मैंने? अमेंडमेंट है बेटा, पहले बिजनेस वर्टिकल होता था, उस डेफिनेशन को कांटा लगा दिया, ओमिट कर दिया, हटा दिया साहब बिजनेस वर्टिकल वाली डेफिनेशन को, और उसकी जगह बेटा बिजनेस वाइज वाली डेफिनेशन लिया है। बिजनेस वर्टिकल को हटाकर बिजनेस वाइज वाली डेफिनेशन लिया है, और उन्होंने बोला कि जितने बिजनेस के जितने चाहते हो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्या बोला? अरे क्या बोला? जितने बिजनेस इसके जितने रजिस्ट्रेशन चाहते हो करा सकते हो साहब, जयपुर में करा लो, बीकानेर में करा लो, जोधपुर में करा लो, अजमेर में करा लो, कोटा में करा लो, जहां रजिस्ट्रेशन कराने करा लो। ठीक है सर, क्या बात कर रहे हो? सिटी वाइज? अरे बिजनेस वाइज, सिटी वाइज नहीं बोला मैंने, बिजनेस वाइज। अगर मेरे फॉर एग्जांपल जयपुर में 3 बिजनेस है बेटा, तो जयपुर के अंदर ही मैं 3 रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं, मतलब राजस्थान स्टेट के अंदर 3 रजिस्ट्रेशन सिर्फ जयपुर के अंदर, अगर मैं चाहता हूं तो। बेटा अगर मेरे बहुत बड़े बिजनेस है और मैं चाहता हूं सबकी अकाउंटिंग, सबका कंप्लाइंस अलग अलग हो, एक बेटा मेरा फॉर एग्जांपल फोर्ड मोटर्स का शोरूम है, फोर्ड फरारी, फोर्ड एंडेवर, मेरे पास इसका शोरूम, गाड़ियों का शोरूम है, गाड़ियों का, ठीक है, फोर्ड का। दूसरा बेटा हो सकता है मेरी स्पोर्ट्स का शोरूम हो, स्पोर्ट्स का शोरूम, एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बेटा इक्विपमेंट वहां पर मिलेंगे आपको, एसेसरीज वहां पर मिलेगी आपको। और तीसरा बेटा हो सकता है मेरा जिम, बहुत बड़ा बेटा फिटनेस सेंटर हो। क्या हो? फिटनेस सेंटर। तीनों बिजनेस बिल्कुल अलग है, और मैं चाहता हूं तीनों का हिसाब किताब भी अलग ही रहे, और तीनों के जीएसटिन, क्या बोला मैंने? तीनों के बेटा जीएसटिन, अरे दिख नहीं रहा सर, येलो कलर दिखता नहीं, आप चेंज कर लिया करो। ओके, GSTIN बेटा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अलग अलग हो तीनों के। तो क्या मैं 3 रजिस्ट्रेशन सिर्फ राजस्थान में ले सकता हूं? बेटा बिल्कुल ले सकते हो, इसलिए इसका आंसर सी है। चाहो तो सिंगल ले लो, चाहो तो सिंगल ले लो, वरना बेटा हर बिजनेस का अलग अलग, ईच बिजनेस सेपरेटली ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके आगे चले, आगे चलो। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का सेक्शन होता है 26। ओहो, क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 26। और बेटा डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता है कितने दिन में? दिखाई दे रहा है क्या सर? नीचे दिखाओ, इधर अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। 3 दिन में, मात्र 3 दिन में। ऐसा ऊपर दिखाओ, किधर? मेरे सर के ऊपर दिखाऊं क्या? ये लो, सर के ऊपर दिखा दिया। 3 दिन में, 3 दिन के अंदर क्या कराना होता है? बिल्कुल बेटा मेरी बात सुनो, मैंने एप्लीकेशन लगा दी, ठीक? अच्छा, वर्किंग डेज, वर्ड्स वहां पर लॉ में क्या यूज हुए? 3 वर्किंग डेज। बेटा मैंने एप्लीकेशन लगा दी रजिस्ट्रेशन की, अरे बोलो ना, रजिस्ट्रेशन की। अब अगर मैंने बेटा रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगा दी, तो बेटा अगर प्रॉपर ऑफिसर अंकल ने, वो जो ऑफिसर अंकल होंगे ना बेटा जो मेरी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे, मैं पोर्टल पे एप्लीकेशन डालता हूं ऐसे, देखो टक 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 ठक, एंटर मार दिया, एप्लीकेशन चलेगी। अब एप्लीकेशन नेट पे जा रही है, नेट पे जा रही है, बट नेट पे कहां जा रही है? नेट पे जा रही है वो प्रॉपर ऑफिसर अंकल के पास, मतलब जो जीएसटी के अंकल है ना, जीएसटी के अंकल, गवर्नमेंट ने जिनको बिठा रखा है,
रजिस्ट्रेशन देने के लिए उन अंकल के पास चली गई। अब वो अंकल बेटा अगर 3 दिन के अंदर, 3 वर्किंग दिनों के अंदर, मतलब बीच में छुट्टी आ रही है तो हटा दो, ठीक है, उस दिन को काउंट नहीं करना, वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के अंदर अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं, मतलब वो मेरा रजिस्ट्रेशन या तो रिजेक्ट या अप्रूव नहीं करते हैं, तो बेटा वो चौथे दिन ऑटोमेटिकली डीम्ड अप्रूव मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया। तो आंसर है सी बेटा, आफ्टर 3 कॉमन वर्किंग डेज। क्या बोला मैंने? आफ्टर 3 कॉमन वर्किंग डेज डीम्ड रजिस्ट्रेशन यहां पर मान लिया जाता है। ठीक है, अरे बोलो भाई, ठीक है, सांस ले लूं मैं? हाँ सर सांस ले लो। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 135, एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड एवरी ईयर बाय 31 बेटा एनुअल रिटर्न का सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 44। क्या होता है? 44। 31 तक इसको फाइल करना होता है। अच्छे बच्चे आगे चलो। आईजीएसटी टैक्स लेवी मींस, बेटा आईजीएसटी का मतलब विद इन स्टेट होता है कि बिटवीन 2 स्टेट्स? बोलो 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 सर, बिटवीन 2 स्टेट्स। बेटा 2 स्टेट्स के बीच में, ये देखो ये 2 स्टेट्स के बीच में बेटा, ये है राजस्थान और ये है महाराष्ट्र, मुंबई, आमची मुंबई। तो बेटा यहां से यहां अगर गुड्स सोल्ड हो रहा है तो यहां क्या लगकर चलेगा साहब? यहां लगकर चलेगा आईजीएसटी, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं इंटर स्टेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंटर स्टेट। अगला आ रहा है बेटा, आईजीएसटी लेवी कैन बी लेवीड बाय सेंटर। ध्यान रखना, 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई नहीं करवानी, इसलिए बेटा आईजीएसटी कौन लेवी करके चलता है? सेंटर। वरना राजस्थान वाला क्या बोलेगा? मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। महाराष्ट्र कहेगा ओए 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 मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला साहब आप दोनों ही मत करो, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। तो आईजीएसटी, एक सेकेंड, क्या बोला? आईजीएसटी कौन लेवी करके चलेगा? बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके सर। अगला 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 सवाल आप सभी के सामने, हाँ हाय, अगला सवाल आप सभी के सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 138, द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स। साहब हम भी केबीसी खेलेंगे। हाँ जी यार, हम भी बोर हो गए साहब पढ़ाते पढ़ाते, हम भी क्या खेलेंगे? केबीसी। अगला सवाल आ रहा है साहब, द स्कोप ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, लीज। बेटा मैंने तो 8 के 8 याद करा रखे हैं। 8 फॉर्म्स। कितने फॉर्म्स है बेटा? सप्लाई के 8 रूप हैं जो आपको सेक्शन 7 में दे रखे हैं। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए के अंदर बेटा आपको 8 फॉर्म्स दे रखे हैं। सप्लाई के कितने फॉर्म्स दे रखे हैं? बोलो, 8 फॉर्म्स। और ये 8 फॉर्म्स कौन कौन से, इसकी टेक्निक याद कराऊंगा आपको बेटा, 1 मिनट में याद हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं साहब? हाथ फिसल गया। इसलिए कहते हैं कि हमारे लेक्चर्स को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अगर आप चैनल नहीं देखोगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। इधर आओ सर, बताओ फटाफट से कौन से मेमोरी टेक्निक है बेटा? डीएसएलआर कैमरा। बेटा वो कान ऐसे आंख के ऊपर लगाता ना, खिच खिच खिच, बटन दबाते हैं। डीएसएलआर कैमरा, डीएसएलआर की लैब जहां पर डीएसएलआर कैमरे बनते हैं, कैनन, सोनी, पैनासोनिक, उनकी लैब होती है। क्या होती है? लैब। और लैब की स्पेलिंग होती है बेटा हमारे यहाँ पर LEB, लैब। और बेटा लैब के अंदर तरुण अंकल काम करते हैं। तरुण, तरुण बोले तो टी, DSLR लैब टी। क्या सर मेमोरी टेक्निक बनाई है? वाह, DSLR लैब टी। अब सुनो, D4 डिस्पोजल, D4 डिस्पोजल, S4 सेल, L4 L4 लॉयन। अरे मजाक कर रहा हूं। L4 लीजिंग, लॉयन तो बचपन में पढ़ते थे बेटा, अभी बड़े हो गए। तो अब L4 लॉयन नहीं, L4 लीजिंग, L4 लीजिंग। R4 रेंटिंग, R4 रेंटिंग रेंटिंग। सर वापस से L आ गया। लाइसेंसिंग, सर L2 है क्या? हाँ, एक है लीज और एक है बेटा लाइसेंस। तो लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है ना, तो गवर्नमेंट जो आपको आपका ये कौन सा वाला, वो इनकम टैक्स में होता है ना बेटा, टेली कम्युनिकेशन वाला लाइसेंस, स्पेक्ट्रम वाला लाइसेंस, सर उसमें जीएसटी लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बेटा क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। और बेटा अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है तो जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। हाँ के ना? हाँ। तो ये कौन सा हो गया बेटा? लाइसेंस। और ये हो गया लीज। R फॉर रेंटिंग, बोलो मेरे साथ साथ। S फॉर सेल, D फॉर डिस्पोजल, E फॉर एक्सचेंज, B फॉर बार्टर और T फॉर ट्रांसफर। तो बेटा सेल कवर हो गया क्या? हाँ। E एक्सचेंज हो गया क्या? हाँ। और बेटा लीज भी हो गया क्या? हाँ। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बोलो। करेक्ट ऑप्शन है साहब आपका डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। करा दिया ना याद? देखो बेटा सेक्शन 7(1)(a) में 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई दे रखे, वो मैंने आपको याद करा दी। आगे चले। हाँ सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 139। 139 है बेटा, सस्ता बाजार ऑफर्स अ फ्री बकेट। सस्ता बाजार ऑफर्स अ फ्री बकेट विद डिटर्जेंट परचेज्ड। बेटा बहुत बढ़िया,
आपको एक बाल्टी बाल्टी पानी की बाल्टी या वो बकेट बोल सकते हो, डिटर्जेंट के साथ में फ्री मिल रही है। फ्री मिल रही है साहब, फ्री का माल है, फ्री का माल है बेटा। डिटर्जेंट का बकेट से कोई लेना देना है? आप हर बार जाते हो तो ऐसा होता है क्या? आप हर बार जाके बेटा डिटर्जेंट खरीदते हो, वो लोग बकेट देते हैं क्या? नहीं, हर बार नहीं देते। इसलिए बेटा कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट मतलब नेचुरल बंडलिंग नहीं है। नेचुरल मतलब बेटा मैं हर बार लैपटॉप खरीदता हूं मेरे को बैग मिलता है। क्या बोला मैंने? हर बार मैं लैपटॉप खरीदता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? बैग। लैपटॉप का बैग उसके साथ में मिलता है। मैं जितनी बार भी खरीदूंगा मिलेगा, इसका मतलब कंपोजिट है बेटा, नेचुरल बंडलिंग है। जितनी बार भी मैं, ये क्या कर रहे हो सर? सुबह सुबह टूथब्रश, जितनी बार भी बेटा सुबह सुबह अपन टूथब्रश करते हैं उसके साथ में वो पैकिंग आती है ना ऊपर, जिसके अंदर वो पैक होकर आता है बेटा, वो पैकिंग हर बार मिलेगी ही मिलेगी। तो पैकिंग की कॉस्ट अलग से नहीं है बेटा, वो डब्बे में डाल के देने का पैसा अलग नहीं है, उसकी कॉस्ट में इंक्लूड है। यानी कि बेटा ऐसा नहीं है कि डब्बे की प्राइस पर टैक्स अलग लगेगा और जो आपका पेप्सोडेंट की जो बार है उस पर टैक्स अलग लगेगा, नहीं। जो ट्यूब है बेटा, पेप्सोडेंट की जो ट्यूब है उस पर टैक्स अलग लगेगा, नहीं बेटा, वो कंपोजिट सप्लाई है। उसी तरीके से बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल है। बच्चा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने गया, तो बेटा बोर्डिंग स्कूल में वो जब जब पढ़ने जाएगा उसे एजुकेशन के साथ साथ क्या मिलेगा बेटा? रहने का अकोमोडेशन मिलेगा बेटा, खाने का मिलेगा, कैटरिंग मिलेगी, खेलने का मिलेगा, कपड़ों की सर्विस मिलेगी बेटा, है ना, लॉन्ड्रिंग सर्विस मिलेगी। तो सारी सर्विस उसको मिलेगी जब जब वो पढ़ने जाएगा। अपने आप मिल रही है साहब, वो ले नहीं रहा है, वो वहां पर बेटा रहने खाने पीने खेलने नहीं जा रहा है, वो पढ़ने जा रहा है। लेकिन बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ रही है। उसी तरीके से मुझे बताओ, जब मैं डिटर्जेंट खरीदता हूं तो क्या बकेट ऑटोमेटिक आती है? वाह। जब मैं फोन खरीदता हूं तो साथ में अपने आप क्या आता है? चार्जर, ईयरफोन साथ में आते हैं। बट बेटा इन्हें अलग से भी खरीदा जा सकता है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो साहब कि कंपोजिट सप्लाई हो गई, ये गलत हो जाएगा। फोन के केस में गलत है। फोन के केस में बेटा आप जानते हो आजकल आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं बेटा, आज की बात करो, ईयरफोन आता है क्या साथ में? नहीं आता। सैमसंग गैलेक्सी सीरीज खरीदो आप, ईयरफोन आपको नहीं मिलेगा साथ में। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं अब जहां पर ईयरबड्स आपको अलग से लेने पड़ते हैं, वायरलेस हो चाहे वायर्ड हो। इसलिए हम कहते हैं साहब कि इसको हम क्या नहीं बना सकते? कंपोजिट नहीं बना सकते, क्योंकि नेचुरल नहीं है साहब। ऐसा नहीं है नेचुरली मिल रहा है, ठीक है वो देते हैं, बट उसका प्राइस बेटा अलग से होता है, इसलिए उस पर अलग से टैक्स लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा। जहां पर जनरल नेचर ऑफ ट्रेड ऐसा है कि आपको वो चीज साथ में मिलेगी ही मिलेगी, वो होता है कंपोजिट। और जहां पर बेटा अलग से लग रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि साहब ऐसा तो होता ही नहीं है, डिटर्जेंट के साथ बकेट हर बार आती है क्या? नहीं साहब। मैं आपसे कहता हूं साहब, डायरी के साथ कैलकुलेटर, आप डायरी खरीदोगे तो आप दुकानदार आपको एक कैलकुलेटर देगा, तो ये क्या बेटा हर बार होता है क्या? नहीं, वो कॉम्बो पैक है। कॉम्बो के नाम से बेच रहे हैं डायरी के साथ कैलकुलेटर एक सिंगल प्राइस पर, तो वो मिक्स्ड सप्लाई है बेटा, उसके अलावा कंपोजिट सप्लाई है ना। हाँ, मतलब लैपटॉप के साथ बैग कंपोजिट, बोर्डिंग स्कूल कंपोजिट, लेकिन बकेट के साथ डिटर्जेंट मिक्स्ड। क्या समझाया सर आपने? वाह, मजा आ गया। सेक्शन कौन सा लगता है? सेक्शन कौन सा लगता है सर? अच्छे से लिखा करो बेटा। सेक्शन लगता है 8, किसका? सीजीएसटी का। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 140। The form to be used for filing return by a taxpayer under composition scheme। बेटा कंपोजिशन स्कीम का टैक्स पेयर टैक्स पे करता है सेक्शन 10 के हिसाब से, सेक्शन 10 सब सेक्शन नंबर 1 के हिसाब से। और बेटा इसको रीड करना होता है आपको रूल नंबर 62 के हिसाब से। क्या बोला मैंने? सीजीएसटी रूल्स का रूल नंबर 62। जब आप उसे रीड करोगे बेटा, 62 में आपको दो फॉर्म्स दिए गए हैं। एक होता है बेटा पेमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट मतलब टैक्स का पे, और बेटा एक होता है रिटर्न, एक होता है रिटर्न। तो बेटा जो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट होता है और जो रिटर्न होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट होता है मेरे भाई वो होता है CMP 08, और जो रिटर्न होता है बेटा वो होता है GSTR 4। ओहो अच्छा, हाँ जी सर। एक होता है CMP 08 जिसके थ्रू आप टैक्स का पेमेंट करते हो बेटा, ये जो होता है ये क्वार्टरली होता है, ये जो होता है क्वार्टरली होता है। ये मैं अमेंडेड पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, अमेंडेड रूल 62 में अमेंडमेंट था, मैंने आपको पूरा का पूरा 62 अमेंडेड यहां पर पढ़ा दिया कि अगर अपन टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, किसके केस में? कंपोजिशन के केस में मालिक, किसके केस में? कंपोजिशन के केस में टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो CMP 08 से करना है क्वार्टरली, और रिटर्न बेटा एनुअली, पूरे साल में सिर्फ एक ही रिटर्न आपको यहां पर फाइल करना है। तो एनुअली रिटर्न फाइल कर आपको चलना पड़ेगा। मजा आया कि नहीं आया? आया। तो बेटा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? रिटर्न की बात आ रही है कि टैक्स की बात हो रही है? बोलो, रिटर्न की बात हो रही है। देखो फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहां लिखा है साहब? ये लिखा है, आ जाओ भाई, ये रहा फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो सेक्शन कौन सा लगेगा? सेक्शन मतलब फॉर्म कौन सा लगेगा? GSTR 4। सेक्शन लगेगा 10। आगे चले, चलो सर 41। एज पर द GST लॉ,
every registered taxable person must maintain the accounts, books and record for at least, भाई सेक्शन नंबर 36, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने टाइम तक मेंटेन करनी होती है? बताओ यार बताओ। सारे बच्चे जानते हैं बेटा 72 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न। मतलब एनुअल रिटर्न की जो फर्निशिंग की डेट है बेटा, डेट ऑफ फर्निशिंग, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग, दैट इज 31 ऑफ दिसंबर। हर साल अपने पास ड्यू डेट क्या होती है बेटा? एनुअल रिटर्न फाइल करने की। एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर। तो बेटा उस 31 दिसंबर से कितने दिन? 72 महीने, 72 मंथ्स, अराउंड 6 ईयर्स आपको बेटा ये करना पड़ेगा। सर 6 साल होने क्या? देख रहे हैं कैलकुलेटर में, देख लें एक बार। हाँ सर, 72 डिवाइड बाय 12, जी हाँ साहब 6 साल। तो 6 साल के लिए यहां पर आपको करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है बेटा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, 72 मंथ्स। कहां लिखा है मालिक? सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 इसकी बात कर चलता है कि भाई आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने कब तक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करने हैं? 72 मंथ्स तक वो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। आगे चलें सर? हाँ आगे चलो। अरे अच्छे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा साहब? और अगर मजा नहीं आ रहा है तो मजे लो, क्योंकि पढ़ाई में मजे लेने जरूरी है साहब। और आप तो CMA के स्टूडेंट हो। CA भाई साहब द टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्सेज ऑफ इंडिया। तो बेटा आपको तो मजा आनी चाहिए पढ़ाई करने में, है ना? आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, समझ रहे हो? आपको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। तो बेटा दुखी होके करो, इससे अच्छा मजे लेके करो। मैं तो बड़े मजे करता था साहब पढ़ाई, क्योंकि बेटा ब्रेन डेवलप हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, और ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। जो ज्ञानी है वो उसी की इज्जत है, रेस्पेक्ट है। नाम के आगे जब 2 अक्षर लगेंगे ना, CA में, मजा आएगा साहब, लिटरली बता रहा हूं। आ जाओ। द इलेक्ट्रॉनिक लेजर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन ऑल दी लाइबिलिटीज। साहब सारी की सारी लाइबिलिटीज मेंटेन करने के लिए कौन सी लेजर होती है? हम प्यार से बोलते हैं ई लाइबिलिटी रजिस्टर या लेजर। ये लाइबिलिटी लेजर, ये वो लेजर है जिसके अंदर पूरा लाइबिलिटी का हिसाब रखा जाता है। लाइबिलिटी बोले तो GSTR 1। लाइबिलिटी कहां से आती है? GSTR 1 में मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई बताता हूं। मैं बोलता हूं साहब कि इतना मैंने माल बेचा, मतलब इतना टैक्स मैंने कलेक्ट करा, तो इतना गवर्नमेंट को मेरे को देना है। कौन सी लेजर होती है? बोलो। लाइबिलिटी बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 143। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस? रिग्रेसिव इन नेचर, सप्लाई बेस्ड टैक्स, रेट ऑफ टैक्स आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बकवास बात बेटा, यही तो वो आंसर है। नॉट अ फीचर, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है बेटा? रिग्रेसिव नेचर है। सप्लाई बेस्ड, हाँ सप्लाई पे तो टैक्स लगता है। और बेटा नो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कॉन्सेप्ट। बेटा यहां पर कोई प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता है क्या? बोलो। अपने GST में कोई प्रीवियस ईयर या कोई असेसमेंट ईयर होता है क्या? नहीं सर, यहां पर कोई प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर नहीं होता, फालतू की बात कर रहा है। GST के अंदर इसलिए तो बोला नो, नो मतलब नहीं होता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। तो सही है ना बेटा? ये तो सही है, बट मेरे को बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा फीचर नहीं है। बेटा फीचर नहीं है सी, यानी सी आपका यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर लिखा हुआ रेट ऑफ टैक्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा मेरे को एक बात हो, ये कैलकुलेटर बेटा, ये कैलकुलेटर मैं खरीद के लाया, तो कैलकुलेटर वाले ने रेट लगाया 12% का। लेकिन बेटा जब यही कैलकुलेटर मेरी सिस्टर खरीदने गई, मेरी बहन खरीदने गई, तो बेटा रेट लगा दिया 18% का। ऐसा हो सकता है क्या? GST के अंदर हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता साहब। पर्सन टू पर्सन रेट डिफर नहीं करता, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, गुड्स टू गुड्स रेट डिफर करता है। मतलब अगर कैलकुलेटर की जगह बेटा मोबाइल फोन खरीदोगे, कैलकुलेटर की जगह बेटा अगर मोबाइल फोन खरीदोगे ऐसे कान पे सुनने वाला, तो बेटा रेट डिफर करेगा। हो सकता है मोबाइल का रेट अलग हो, कैलकुलेटर का रेट अलग हो, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट करेगा, गुड्स टू गुड्स करेगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिफर नहीं करेगा। आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 144। GST हैज बीन इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। बेटा GST को इंप्लीमेंट किया गया, आप सब जानते हो वो दिन, वो रात के 12 बजे जब मोदी जी ने बैल बजाया था बेटा, घंटा बजाया था, वो दिन था 1 जुलाई 2017। जी हाँ, और 1 जुलाई 2017 ही हमारे बच्चे, ओहो CA डे, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छे से जानते हैं बेटा, अपना CA डे होता है 1 जुलाई को। तो रात की 12 बजे क्या हुआ था? टन GST इंप्लीमेंट हुआ था, श्री कृष्ण भगवान का क्या हुआ था बेटा? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 145। ठीक है, ओके सर। 145, हाउस द जोश, हाउस द जोश। हाई सर, आ जाओ बेटा, फोड़ के रख देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम? इनमें से कौन से अंकल जी कंपोजिशन स्कीम के लिए अवेल नहीं कर सकते, मतलब एलिजिबल नहीं है, नॉट अवेल्ड। इनमें से कौन से अंकल जी अवेल नहीं कर सकते हैं? नॉट एंटाइटल्ड, पर्सन्स एंगेज्ड,
इन द सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट एंड ऑफ केटरिंग सर्विस। बात तो सही है, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते साहब। बेटा यहाँ पर एक करेक्शन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट से पहले का है। कंपोजिशन लेवी अमेंड हो चुका है, कंपोजिशन के लेवल लेवी के ऊपर बेटा कंपोजिशन एक तो स्कीम नहीं हो चुका है, लेवी हो चुका है। तो पहले तो ये तो सही करो आप। शब्द सुधार, शब्द बदल चुका है, कंपोजिशन स्कीम की जगह शब्द हो चुका है कंपोजिशन लेवी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, कंपोजिशन लेवी के ऊपर डिटेल्ड कंप्लीट 2 लेक्चर है। एक है जिसमें थ्योरी बेस पूरा क्लियर करा प्रोविजन क्या है, और दूसरा है बेटा सीए फाइनल की आरटीपी का क्वेश्चन केस स्टडी पूरी की पूरी किस पर सॉल्व करवा रखी है, कंपोजिशन के ऊपर। तो पहले आप क्या देखोगे, थ्योरी समझोगे। क्या समझोगे? थ्योरी। एक डायग्राम के अंदर पूरा कंपोजिशन पढ़ा दिया मैंने, एक डायग्राम के अंदर पूरा कंपोजिशन पढ़ा दिया। क्या बात करो सर? हाँ, सिर्फ एक डायग्राम बनाया बेटा, पूरा कंपोजिशन कवर होगा रूल्स के साथ। रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, सारे रूल कवर होंगे उसके अंदर, सारे सेक्शन कवर होंगे, सेक्शन 10 के सारे सब सेक्शन कवर होंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी करवा दिया अगले लेक्चर के अंदर। मतलब थ्योरी का पूरा एक सेपरेट लेक्चर है और क्वेश्चन करवाने का, प्रैक्टिकल केस स्टडी डिस्कस करने का एक सेपरेट लेक्चर है। दोनों को देख लो बेटा, कंपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ, क्या बोल रहा है। तो बेटा सर्विस वालों के लिए होता है क्या? हाँ होता है। इसलिए मैंने बोला यहाँ पर आपको एक क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक करेक्शन करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 1। यहाँ लिख लो, आगे करेक्शन कर लो बेटा, अंडर सब सेक्शन 1, यानी सब सेक्शन 1 में कौन कौन अवेल कर सकता है। सब सेक्शन 2A की बात नहीं कर रहा मैं, क्या बोला? सब सेक्शन 2A की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं सब सेक्शन 1 की। पर्सन्स एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विस। बेटा यहां पर ये सब सेक्शन 1 में आ सकते हैं क्या? हाँ सर आ सकते हैं। मतलब अदर देन रेस्टोरेंट वाला नहीं आ सकता, तो काट दो, रेस्टोरेंट वाला आ सकता है। पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच आर नॉट लेविएबल। बेटा इसमें ध्यान रखना, फर्क होता है। बच्चा टिक कर आएगा, हाँ नॉट लेविएबल वाला नहीं आ सकता, गलत, यही गलती कर दोगे बेटा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब जिसकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो वो नहीं आ सकता। इसमें कंपोजिशन में। सर मतलब इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है क्या? एक बात बताओ सर, एक वर्ड आपने बोला नॉट लेविएबल, मतलब नॉन टैक्सेबल, नॉट लेविएबल टू टैक्स। क्या लिखा है? नॉट लेविएबल टू टैक्स। इसका मतलब बेटा वो जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, मतलब जीएसटी लेवी, लेवी लेवी मतलब लगता ही नहीं है। सर जीएसटी लगता ही नहीं है मतलब वो जीएसटी के स्कोप में आता ही नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल। प्यार से हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉन टैक्सेबल। और ऐसी सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 ही चीजें हैं इस वक्त, ऐसे सिर्फ 2 ही चीजें हैं। एक है बेटा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और दूसरी है बेटा 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स, पेट्रो प्रोडक्ट्स। ये 2 चीजें ऐसी है बेटा जो जीएसटी में नहीं आती हैं फॉर द टाइम बीइंग। ध्यान रखना बेटा, यहां पर भी चेंज है। सर यहां पर क्या चेंज है? ये चेंज है बेटा, 5 पेट्रो प्रोडक्ट बेटा, इस पर फ्यूचर में जीएसटी लगने वाला है। जो डेट बताएगी जीएसटी काउंसिल, उस डेट से बेटा गवर्नमेंट नोटिफाई कर चलेगी 5 पेट्रो प्रोडक्ट पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन क्या अभी लगता है? नहीं, अभी इन दोनों पर ही बेटा जीएसटी नहीं लगता है, यानी ये दोनों नॉन टैक्सेबल है। सर और नॉन टैक्सेबल क्या है बेटा? जिस पर लगता ही नहीं है, जैसे कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंप्लीटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको अपन ने कहां पढ़ा था? शेड्यूल 3, सब बाहर निकाल दिया। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज बाहर निकाल दिया गुड्स की डेफिनेशन पे, ये नॉन टैक्सेबल है, जहां लगेगा ही नहीं। अब होता है सर दूसरा वर्ड जिसको आप बोलते हो एग्जेम्प्ट। सर एग्जेम्प्ट में भी तो नहीं लगता, आप कैसा पढ़ाते हो? गलत पढ़ाते हो। एग्जेम्प्ट के अंदर भी तो जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट के अंदर भी तो जीएसटी नहीं लगता। मेरे सारे बच्चे मेरे को चिल्लाकर बोल रहे हैं, सर मैं बोल रहा हूं ना नहीं लगता, लेकिन लग तो सकता है बेटा। जिस दिन से अगर गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन हटा दी, गवर्नमेंट ने बोला साहब अगली तारीख से टैक्स लेंगे हम, अगली तारीख से टैक्स लेंगे, तो गवर्नमेंट ले सकती है क्या? हाँ ले सकती है। एल्कोहलिक लिकर पे नहीं ले सकती, गवर्नमेंट चाहकर भी नहीं ले सकती। गवर्नमेंट कहेगी साहब अगली तारीख से टैक्स ले रहे हैं, जनता पकड़ के मारेगी कि ले ही नहीं सकते, क्योंकि बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं आता। आर्टिकल नंबर 366 मेरे भाई, आर्टिकल नंबर 366 12A जीएसटी की डेफिनेशन दे रखी है। वहां लिखा हुआ बेटा टैक्स ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
समझो यार, जीएसटी की डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। और जिस चीज को डेफिनेशन से ही बाहर निकाल दिया उस पर जीएसटी कैसे लग सकता है? लेकिन एक चीज होती है जिसको बेटा, जिस पे जीएसटी लगता तो है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, समय रहने तक उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब हमने बोला साहब नहीं लेंगे। जैसे बेटा बुक्स, एजुकेशनल किताबें, एजुकेशनल किताबें, इन पे जीएसटी नहीं लगता। हाँ कि ना? हाँ सर, मेरे पास किताबें तो है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता बेटा, मार्केटिंग हो जाएगी। आप लोग मेरे को बोलोगे साहब आपने ऑथर की मार्केटिंग कर दी या अपनी खुद की मार्केटिंग कर दी, तो इसलिए किताबें बेटा मैं नहीं दिखाऊंगा फ्रंट कवर, किताबों पे जीएसटी नहीं लगता। बेटा दूध, मिल्क, मिल्क पर जीएसटी नहीं लगता, मिल्क एग्जेम्प्ट है। सर सर्विस बताओ ना, सर्विस कौन कौन सी एग्जेम्प्ट है? बेटा बहुत सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है, बहुत सारी। 12/2017 याद करो, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है साहब। आरटीआई, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आरटीआई, आरटीआई पे जीएसटी नहीं लगता साहब। राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए जो 10 रुपए की आप एप्लीकेशन लगाते हो ना, वो 10 रुपए की एप्लीकेशन पे जीएसटी नहीं लगता, ये सर्विस है, ये एग्जेम्प्ट है बेटा। ऐसा नहीं है लग नहीं सकता, लगेगा, जब गवर्नमेंट बोलेगी तो वो भी लगेगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग नहीं लगता, क्योंकि उसे एग्जेम्प्ट कर रखा है। ऐसा नहीं है लग ही नहीं सकता बेटा, अल्कोहलिक लिकर पे तो लग ही नहीं सकता। आई होप आपको समझ में आया डिफरेंस। पहले तो अपन ने डिफरेंस समझा दो चीजों के बीच में, एक नॉन टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्ट। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि अपन थे कहां पर। अपन थे बेटा सेक्शन 10 पर, जहां लिखा हुआ है पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेविबल टू टैक्स। बेटा ये बाहर नहीं है, मतलब ये अंकल, बी वाले अंकल क्या आ सकते हैं जी कंपोजिशन में? हाँ कंपोजिशन में आ सकते हैं, क्योंकि 10(2) में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है मेरे भाई, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2 में जो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है बेटा, वो रेस्ट्रिक्शन किस चीज को लेकर दे रखी है बताओ मेरे को? वो रेस्ट्रिक्शन दे रखी है मालिक किस चीज को लेकर के? वो दे रखी है बेटा एग्जेम्प्ट को लेकर के। मतलब ये कि यहां पर अगर लिखा होता ना बेटा गुड्स विच आर एग्जेम्प्ट, अगर ये लिखा होता तो ये ऑप्शन बेटा हो जाता गलत ऑप्शन। मतलब ये कि एग्जेम्प्ट वाला नहीं आ सकता, नॉट एंटाइटल्ड, मतलब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही आंसर होता है। क्वेश्चन मेरे से यही पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आ सकता बेटा, एग्जेम्प्ट वाला नहीं आ सकता। सर मतलब नॉन टैक्सेबल वाला आ सकता है, हाँ। और अब आपको दोनों में समझ में भी आ गया होगा डिफरेंस। मतलब सर जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का काम कर रहा है, अगर वो साथ में कोई दूसरा काम भी कर रहा हो तो क्या वो जीएसटी में आ सकता है? आएगा ही आएगा बेटा। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ध्यान रखना एग्जाम सप्लाई आता है, और एग्जाम सप्लाई के अंदर क्या आता है बोलो? एग्जाम सप्लाई के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। यानी अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब बियर, शराब बेचने वाला आदमी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर निकल गया, बियर बार्स, बार होता है ना बेटा, बार वाले का अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर निकल गया, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ कराना पड़ेगा। सर क्या बात कर रहे हो आप? पर बेटा जीएसटी नहीं लगेगा ना, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि अल्कोहलिक लिकर पे जीएसटी लग ही नहीं सकता। अच्छा मतलब रजिस्ट्रेशन तो कराना है लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा? हाँ नहीं लगेगा, लेकिन बेटा वहां पर जो आपको कैटरिंग सर्विस मिलती है उस पर तो लगेगा, जो सर्विस दे रहे हैं उस पर लगेगा, गुड्स पे नहीं लगेगा, सर्विस पे लगेगा। ओके अब समझ में आ गई बात। इसलिए सर बार वाले को रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर अब आ गई। ठीक है सर अब पक्का आ गई। मतलब ये अच्छा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अब टैक्स देना पड़ेगा, कंपोजिशन में आ सकते हैं क्या? आ जाओ ना, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। बियर बार वाला कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है। लेकिन बेटा मुझे एक बात हो, मैं ऐसा गुड्स बेचता हूँ जो एग्जेम्प्ट है, दूध वाला कंपोजिशन में आ सकता है? नहीं आ सकता। दूध वाला अंकल कंपोजिशन में नहीं आ सकते बेटा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट है। अगला आ रहा है बेटा आपके पास में ऑप्शन, जो ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, पर्सन्स एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा जिसने इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर दी वो कंपोजिशन में नहीं आ सकता। सर मतलब ये बेटा कि वो नहीं आ सकता, यानी उस पर कंपोजिशन एप्लीकेबल नहीं होगा, वो चाहकर भी कंपोजिशन में नहीं आ सकता। वो चाहते हैं बेटा मैं कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराऊं, वो नहीं करा सकता, क्योंकि कंपोजिशन वाला छोटे लोगों के लिए होता है। गवर्नमेंट कहती है साहब इंटर स्टेट गुड्स बेच रहे हो, मतलब राजस्थान का माल अगर महाराष्ट्र में बिक रहा है तो गवर्नमेंट कहती है साहब आप तो बड़े आदमी हो, आप तो कहां कहां माल बेचते हो साहब, इंटर स्टेट सेल होती है आपकी। और जब आपकी सेल इंटर स्टेट होती है तो हम कहां से आपको कंपोजिशन का बेनिफिट देते हैं? साहब आप छोटे आदमी हो ही नहीं। और मेरे से क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपोजिशन में नहीं आ सकता, मतलब नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल कंपोजिशन स्कीम। आंसर इज सी ऑप्शन, आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप बेटा समझ में आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दोनों दबाना है। पॉज करो वीडियो को अभी के अभी और जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर आओ। चलो
सब्सक्राइब करो दोस्त, सब्सक्राइब करो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, है ना, बेनिफिट मिलेगा साहब। मैं गारंटी लेता हूं आपको, शानदार शानदार जीएसटी के लेक्चर्स मेमोरी टेक्निक्स के साथ में बना कर दूंगा। और बेटा मेरी मेमोरी टेक्निक्स तो वैसे भी हिट भी है और फेमस भी है, आप चाहो तो देख सकते हो। प्रोफेशनल एथिक्स, ऑडिट के प्रोफेशनल एथिक्स, कमेंट्स पढ़ लो उस वीडियो के। फिर तो मेमोरी टेक्निक तो साहब हम जोरदार बनाते हैं। आ जाओ, अगला आ रहा है 146, द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज इशूड फॉर कंपाउंडिंग टैक्सेबल पर्सन नहीं होता, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन होता है बेटा। करेक्शन करेंगे सारे बच्चे, यहां लिखेंगे कंपोजिट। क्या लिखेंगे? कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन। बोलो, द फॉर्म ऑफ रिटर्न विच इज यूज्ड बाय द कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन टू फाइल रिटर्न क्वार्टरली। बेटा रिटर्न नहीं भरना होता है क्वार्टरली, ये अमेंडेड क्वेश्चन नहीं है, ये पुराना क्वेश्चन है। इस पुराने क्वेश्चन को सही करो और यहां पर बेटा इस क्वेश्चन को आप कट कर दो, एनुअली कर दो। क्या कर दो? एनुअली। आंसर हो जाएगा 4। ये अपन ऑलरेडी ऊपर कर आए बेटा। अगर क्वार्टरली करना है तो क्वार्टरली में फिर अपन रिटर्न नहीं बोलेंगे उसे, फिर अपन बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट। और ऑप्शन के अंदर एक नया ऑप्शन आएगा, वो आएगा CMP 08, तो वो करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से पूरा पढ़ा रखा है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 147, मिस्टर टी अ थीफ, चोर है भाई, चोरों का भी इंट्रोडक्शन होता है साहब। मिस्टर थीफ, मिस्टर टी, देखा चोरों का भी क्या होता है बेटा, अपने क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन होता है। हैज स्टोलन अ मोटर बाइक एंड सेल्स दी मोटर बाइक टू मिस्टर क्यू, साहब चोरी करके माल बेच दिया। बाइक चुराई, बाइक गाड़ी, मोटर व्हीकल, मोटर बाइक कोई सी भी ले लो, स्पेंटर ले लो। अच्छी लेनी क्या? अच्छी कौन सी आ रही है बोलो? बढ़िया गाड़ी, अरे वो कबीर सिंह वाली बुलेट, रॉयल एनफील्ड। तो साहब रॉयल एनफील्ड क्या करी? चुराई और मिस्टर क्यू को बेच दी। टी ने चुरा कर क्यू को बेच दी। इट इज इलीगल टू स्टील अ मोटर बाइक। बेटा मोटर बाइक चोरी करना गैर कानूनी है, गैर कानूनी मतलब लीगल नहीं है, इलीगल है। सेल ऑफ मोटर बाइक विल बी कंसिडर्ड एज, हमको क्या मतलब है? हमारी आंखें बंद है साहब, हमारी आंखें बंद है। जीएसटी के अंदर हमको कोई मतलब नहीं है चोरी का माल बिक रहा है कि बिना चोरी का माल बिक रहा है। हम तो सिर्फ एक ही शब्द जानते हैं पूरे जीएसटी के अंदर, सिर्फ एक शब्द जानते हैं और वो है सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई। ये सप्लाई मुझे दे दे काटिया, ये सप्लाई मुझे दे दे। ओ कातिया, ये हाथ नहीं चाहिए, सप्लाई चाहिए साहब। हमें तो सप्लाई चाहिए, हम तो जीएसटी वाले लोग हैं। सेक्शन 7 आंख बंद करके दिन और रात जब करते हैं, माला फेरते हैं बेटा सेक्शन 7 की, सप्लाई की, क्योंकि अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। हालांकि बाद में देखना पड़ता है, एग्जाम हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन सप्लाई तो लगेगा ना। हाँ, तो सप्लाई बनेगा तो जीएसटी बेटा एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ा, समझो जाल लंबा फेंका, बहुत बड़ा जाल है सप्लाई। सप्लाई बहुत बड़ी चीज है भैया, आप सोच के देखो सप्लाई में क्या नहीं आता। इन्होंने तो इंपोर्ट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब अगर आप खरीद के ला रहे हो और कंसिडरेशन दे रहे हो, समझे नहीं ना? इंपोर्ट खरीद के लाना मतलब दूसरे देश से, तो दूसरे देश से ला रहे हो, विदेश से ला रहे हो साहब, भले पर्सनल पर्पस के लिए ला रहे हो, अगर कंसिडरेशन दे रहे हो तो वो मतलब आप सोचो जो आ रहा है उसको भी क्या बना दिया? सप्लाई बना दिया। तो सप्लाई बहुत बड़ा है साहब। मैंने क्या बोला? 8 फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, डिस्पोजल, सेल, लीज, रेंटल, लाइसेंस, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, इतनी सारी चीजों को सप्लाई में डाल रखा है। इसलिए आंसर है बेटा सप्लाई एंड लायबल टू बी टैक्स्ड। हमें नहीं मतलब चोरी का है कि बिना चोरी का, हम तो सिर्फ एक शब्द जानते हैं, सप्लाई हो रही है क्या बेटा? सेल हो रही है, और सेल हो रही है तो सप्लाई हो रही है, हाँ कि ना? हाँ, तो सप्लाई है और लायबल टू बी टैक्स्ड है, क्योंकि बेटा चोरी के माल के लिए एग्जाम्पशन तो दे नहीं रखा। बोलो चोरी के माल के लिए एग्जाम्पशन दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 148। कौन सा आ रहा है? 148। एज पर बैगेज रूल्स 2016, बेटा कस्टम में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? कस्टम्स में। ये कस्टम से आ रहा है बेटा। द जनरल फ्री अलाउंस ऑफ पैसेंजर्स ऑफ पैसेंजर ऑफ इंडियन रेजिडेंट, क्या बोला? पैसेंजर्स ऑफ इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। सारे बच्चे बोलेंगे बेटा कस्टम बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, आपको ध्यान रखना। सारे बच्चे बताओ रूल नंबर कौन सा है? 3। बैगेज रूल्स का रूल नंबर 3, 50,000। आए हाय, सारे बच्चों की आवाज आ रही है मेरे पास, यहां तक आवाज पहुंच रही है साहब आपकी, बताओ स्टूडियो में आवाज आ रही है आपकी। और आपका जवाब क्या है? आपका जवाब है 50,000, रूल नंबर 3। हाँ क्या ना? हाँ सर। अगला सवाल आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 149। इन केस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन इफ एयर फ्रेट इज नॉट गिवन, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज, बेटा एयर फ्रेट 20% से ज्यादा नहीं होता एफओबी के, आप अच्छे से जानते हैं। तो बेटा 1.125% इंश्योरेंस की बात हो ही नहीं रही है, 15%, 10% बकवास बात है बेटा। अपना करेक्ट आंसर क्या है बोलो? ऑप्शन नंबर ए। किसके केस में बेटा? एयर फ्रेट, किससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं तो कह रहा हूं दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो, अगर दे भी रखा हो, मैं तो कह रहा हूं अगर दे भी रखा हो तो भी 20% से ज्यादा नहीं हो सकता एफओबी वैल्यू के। आखिरी क्वेश्चन बेटा आज का जो अपन करेंगे साहब, अब मैं थक गया,
150 क्वेश्चंस, थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा बेटा इसको, थ्रॉट को, क्योंकि बहुत ज्यादा बोला है मैंने, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट दूंगा मैं। इसलिए अपन ने 50 क्वेश्चन यहां पर करें। ये आखिरी क्वेश्चन है। इन कस्टम्स वेयर हाउस मीन्स, यार बेटा वेयर हाउस मीन्स, यार क्या बात कर रहे हो। वेयर हाउस चैप्टर वैसे तो हट चुका है बेटा, लेकिन मैं इतना इतना घोट घोट के पढ़ाया है वेयर हाउस, इतना वेयर हाउस पढ़ाया साहब कि मेरे को नींद में भी, रात में नींद में भी वेयर हाउस आता है। 57, 58 और 58A। 57 पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल, क्या बोला, पब्लिक प्राइवेट और स्पेशल तीनों आते हैं साहब, पब्लिक भी आता है, प्राइवेट भी आता है, स्पेशल भी आता है, ऑल ऑफ दी अबव। बेटा इसी के साथ मैं थक गया साहब, मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। और मैं तो क्या थक गया साहब, मैं तो पूरे पूरे दिन रात पढ़ा सकता हूँ, 24 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ये थक जाता है साहब, ये गला हॉट, ये थक जाता है। और बेटा इसको रेस्ट देना जरूरी है, थोड़ा सा बीच में पानी पीना जरूरी है। हालांकि मैंने 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कोशिश करी है कम से कम समय में करवा दूं, 50 क्वेश्चन इन तकरीबन तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अपन ने बेटा ये करा। जमकर पढ़ते रहो। जीएसटी ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लो साहब, आपका फायदा है, गारंटी दे रहा हूं आपका फायदा है। ठीक है, ओके सर। तो बेटा बाय बाय, टाटा, सी यू। अगले लेक्चर में मिलते हैं ना, अगले लेक्चर में अपन अगले जितने भी क्वेश्चन बचे हैं बेटा कवर करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हो साहब तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्त के साथ, है ना, जितने भी ग्रुप है बेटा सब में शेयर करो, है ना। चलो बाय, बाय बाय बाय।